Hello friends, welcome again. In this video we'll talk about the special provisions. We are doing the chapter federalism और special provisions में हम बात कर रहे थे फेडरल स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमारा फेडरल स्ट्रक्चर काम करता है और हमारा फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है उसके क्या फीचर्स हैं और हमारा जो फेडरलिज्म का जो प्रैक्टिस है इट्स नॉट purely federal, it's quasi-federal, right? Federal in normal circumstances and unitary in emergency circumstances. इसके अलावा अब ये लास्ट टॉपिक जो इस पूरे चैप्टर में रहा था वो था स्पेशल प्रोविजंस। देखिए हमारी जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसमें कई यूनिक फीचर्स हैं जो इसको बाकी फेडरल से या एक कन्वेंशनल फेडरल स्ट्रक्चर से अलग कर देते हैं। उसमें से एक है स्पेशल प्रोविजंस विच आर ग्रांटेड टू सर्टेन स्टेट्स इन इंडिया। देखिए हमारा जो फेडरल अरेंजमेंट है इंडिया में इसमें बहुत कुछ स्टेट्स को बड़ा डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया है, ठीक है, या कि आप ये कह सकते हो स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया गया है। वो क्यों दिया गया? क्योंकि उनका जो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन था वो अलग है, या वो स्टेट डिफरेंट है, या फिर वहाँ पर कल्चर या उसके जो हिस्टोरिकल रीजंस हैं उनकी वजह से उनको अलग एक तरह का एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। दूसरी बात यह है कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें हमने हमारी सारी स्टेट्स को एसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है। एसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि सभी स्टेट्स को एक जैसा स्टेटस नहीं दिया गया बल्कि अलग अलग सेपरेट स्टेटस दिया गया है। जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं जिनको एक ही सीट है राज्यसभा में, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनको 80 सीट्स हैं राज्यसभा में, वो डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन कि वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है या उनकी हिस्टोरिकल रीजंस क्या हैं, तो उनको अलग तरह से ट्रीट किया गया। और वो अलग तरह से ट्रीटमेंट किया है कि एक ही जैसा स्टेटस नहीं है सबका, कुछ को स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया गया है। तो और डिवीजन ऑफ पावर की हम बात करें अगर, तो उसमें भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ डिवीजन ऑफ पावर दैट इज कॉमन टू ऑल द स्टेट्स। सबको स्टेटस बराबर है, येट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस है। वही बात दोबारा मैं दोहरा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज ऑफ देयर पिक्यूलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। और ये कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं? देखिए इसमें जो स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं उनमें स्टेट्स कौन सी हैं? असम है, इसमें असम है, नागालैंड है, अरुणाचल है, मिजोरम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो काफ़ी बड़ी जो पॉपुलेशन है यहाँ के इंडिजिनस ट्राइबल लोगों की है, ट्राइबल पीपल हैं, आदिवासी लोग हैं जिनका हिस्ट्री और इनका कल्चर बाकी सब लोगों से बहुत डिस्टिंक्ट है, तो उसको इंटैक्ट रखा जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके, इसलिए इन स्टेट्स को एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है अंडर आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा these provisions have not been able to stem alienation and insurgency इन दिस पार्ट्स ऑफ द रीजन। इस स्पेशल स्टेटस देने के बावजूद यहाँ के जो लोग हैं उनमें अभी भी एक फीलिंग ऑफ एलिनेशन है, मतलब उनको लगता है कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। और इंसर्जेंसी इसलिए वहाँ पर चल रही है, लोगों ने हथियार उठाए हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस और लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ये अभी भी चल रहा है इस स्पेशल प्रोविजन के बावजूद। इसके अलावा कुछ और जो स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है उनमें हिमाचल प्रदेश भी है, अरुणाचल भी है, हमारी अपनी स्टेट हिमाचल, अरुणाचल, गोवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और सिक्किम है। तो ये सारी स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं, स्पेशल स्टेटस आप कह सकते हो। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी स्टेट जिसको हम बिल्कुल अलग से स्टडी करेंगे यहाँ पर, वो है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही है, जिसको लेकर आप रीसेंट न्यूज़ में भी आप सुनते रहे होंगे, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर को भी अलग स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है, मिला हुआ था कहना चाहिए मुझे, क्योंकि अब वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 370 में स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अलग से स्टेटस दिया गया था। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। हालांकि ये अब स्टेटस जो है वो ख़त्म हो गया, इसका स्पेशल स्टेटस, इसको स्क्रैप कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अमेंडमेंट करके, और अगस्त 2019 में इसको ख़त्म कर दिया गया। अब जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसको हम कहते थे, वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं बल्कि 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में बट चुका है, ठीक है। तो शुरुआत की बात करें अगर, ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? जम्मू एंड कश्मीर जो था इंडिपेंडेंस के टाइम एक प्रिंसली स्टेट था, और जैसा कि आपको याद होगा पिछले किसी वीडियो में हमने बात की थी कि जब हम आज़ाद हुए तो उस वक्त जब टू नेशन थ्योरी आई तो उस वक्त जो प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया में, उनको ये आज़ादी थी, उनको ये फ्रीडम थी कि वो इंडियन यूनियन में मिले
या पाकिस्तान में मिले या फिर इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो इनिशियली जो वहाँ के रूलर थे उन्होंने आज़ाद रहने की ऑप्शन अपनाई, लेकिन बाद में जब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया इमीडिएटली और बहुत बड़ा एरिया उनका जो है कश्मीर का कैप्चर कर लिया, तो उस इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए वहाँ के जो रूलर थे राजा हरी सिंह, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हेल्प मांगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्प दी। और बाद में जो वहाँ के महाराजा थे उन्होंने इंडियन यूनियन के साथ मिलने के लिए अपनी सहमति जताई और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर लिया, और तब से जम्मू एंड कश्मीर जो था वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बन गया। और इस सिचुएशन में क्योंकि वहाँ का कल्चर और की लैंग्वेज वो थोड़ी डिस्टिंक्ट थी, या जिन सर्कमस्टांसिस में उसको वो हम इंडियन यूनियन मिला, उस वक्त उसको एक स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 के अंडर दिया गया। अब ये जो 370 के अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया, इसमें कई सारे प्रोविजंस थे। जैसे कि आर्टिकल 370 क्या कहता है? द कॉन्ग्रेंस ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एनी लॉ इन द मैटर मेंशन इन द यूनियन एंड द कॉन्ग्रेंट लिस्ट। यूजुअली क्या होता है, हम देखते हैं, हमने लिस्ट सिस्टम पढ़ा था कि जो यूनियन और कॉन्ग्रेंट लिस्ट है, इसमें यूनियन लिस्ट में तो यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है, कॉन्ग्रेंट में दोनों गवर्नमेंट्स बना सकती हैं, ठीक है। पर इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर यूनियन गवर्नमेंट भी कोई यूनियन लिस्ट में कोई किसी फंक्शन पे काम करती है, लॉ बनाती है, कॉन्ग्रेंट लिस्ट के किसी फंक्शन पे काम करती है, तो भी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर की जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है उससे अप्रूवल चाहिए होगा, उनका कॉन्ग्रेंस चाहिए होगा। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। एंड इन केस ऑफ द अदर स्टेट, जैसे अब मैंने आपको बात कहा कि वहां पर ऐसा नहीं होता, वहां पर हमारी 3 लिस्ट हैं जिसमें स्टेट लिस्ट में काम करेगी, यूनियन लिस्ट में उनका कोई रोल नहीं है, कॉन्ग्रेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट्स काम कर सकती हैं। देन इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और क्या प्रोविजन था इस आर्टिकल 370 में? The central government has only limited powers and other powers listed in the union and the congruent list can be used only with the consent of the state government। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से ही यूनियन लिस्ट के जो लॉज बने हैं वो वहां पर एप्लीकेबल होंगे, या कॉन्ग्रेंट लिस्ट के लॉ जो है वहां एप्लीकेबल होंगे। ये एक प्रोविजन था जिसने स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ग्रेटर ऑटोनॉमी दी हुई थी, जो कि बाकी किसी स्टेट के पास अवेलेबल नहीं थी इंडियन यूनियन में। इसके अलावा जो ऑटोनॉमी थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो हम जो लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 370 कहती है उससे कुछ लिमिट, उस पर लिमिट लग गई थी। कैसे? बिकॉज देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट अलाउज द प्रेसिडेंट विद द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई विच पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट शैल अप्लाई टू द स्टेट। एक प्रोविजन था ये भी आर्टिकल 370 में कि अगर प्रेसिडेंट की सहमति से प्रेसिडेंट with the consent congruence of the state government to specify which part of the union list shall apply to them। स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्ग्रेंस से प्रेसिडेंट ये स्पेसिफाई कर सकता था कि यूनियन लिस्ट का कौन सा हिस्सा उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा और कौन सा नहीं। द प्रेसिडेंट हैज इशूड 2 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स इन कॉन्ग्रेंस विद द गवर्नमेंट। इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट ने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे ऑर्डर्स पास किए थे विद द कॉन्ग्रेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ JNK, मेकिंग लार्जर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू द स्टेट। और उस वजह से काफी बड़ा हिस्सा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का था वहां पर एप्लीकेबल हो चुका था। अदरवाइज जो ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उनका एक अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, स्पेशल प्रोविजन के अंदर उनका अपना एक फ्लैग अलग था, है ना। एंड द पार्लियामेंट्स पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट नाउ इज फुली एक्सेप्टेड। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के बाद पार्लियामेंट की जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी थी इन मैटर्स ऑफ यूनियन लिस्ट, वो भी पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ली गई थी जम्मू एंड कश्मीर में। तो मतलब ये कह सकते हैं आप कि आर्टिकल 370 के जो प्रोविजंस थे वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एरोड होते चले गए या खत्म होते चले गए। वो कहने के लिए ही आर्टिकल 370 रह गया था, बट काफी बड़ा हिस्सा जो था उसका वो खत्म हो चुका था। The remaining differences between the state and the states of J&K and that no emergency due to internal disturbance कैन बी डिक्लेयर्ड। इसके अलावा और क्या स्पेशल स्टेटस में था कि वहाँ पर इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर नहीं लगाई जा सकती थी, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो भी वहाँ पर नहीं लगाई जा सकती थी। एंड फाइनली अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी अप्लाई इन कॉन्ग्रेंस विद द स्टेट गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अगर अमेंडमेंट की जाती है, जब तक वहाँ की स्टेट की कॉन्ग्रेंस नहीं मिलती तब तक वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती थी। अब इन सब प्रोविजंस के बावजूद कि उनका अपना फ्लैग हो सकता था, अपना उनका कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता था, इंडियन यूनियन के जो पार्लियामेंट के जो लॉज थे वो उनकी स्टेट कॉन्ग्रेंस के बगैर वो एप्लीकेबल नहीं हो सकते थे, इमरजेंसी इंपोज नहीं हो सकती थी, ये सब थे, बट कुछ हद तक इनमें कमी आ गई थी, या ये कह सकते हैं ये एरोड हो गए थे। इसके बावजूद कुछ लोग ये कहते थे कि जो स्टेट है,
जब इंडियन यूनियन का हिस्सा है तो उसको बाकी स्टेट्स की तरह ही प्रोविजन मिलने चाहिए. वाई अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टेटस शुड बी गिवन टू देम? बट देयर वर सर्टेन पीपल हु वर इन फेवर ऑल्सो कि नहीं, क्योंकि जिस तरह का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ये स्टेट इंडियन यूनियन में मर्ज हुई थी, उसको देखते हुए अगर इनको स्पेशल स्टेटस मिला है तो वो जायज़ है. तो ये डिबेट काफ़ी हद तक चलती रही, बट किसी गवर्नमेंट ने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया. अभी रिसेंटली जब मैं आपको बताया जैसे अगस्त 2019 में ऐसा हुआ दैट दिस स्पेशल प्रोविजन वाज रिवोक्ड. अब many people believe that the formal and strictly equal division of power applicable to all units of a federation is adequate. Therefore, whenever there is such special provisions are created, there is some opposition to them. तो ऐसा जब special provision होता है तो conflict था जो मैंने आपको बताया. Therefore, there was a controversy about such special provision. इन special provisions को लेकर काफ़ी controversy रही है. अब at present situation क्या है? Present situation ये है कि J&K जो है वो अब एक it has been converted into यूनियन टेरिटरीज, यूटीज जिसको आप बोलते हैं, और दीज आर 2 इन नंबर. वन इज J&K एंड द अदर इज लद्दाख. ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरीज में ये बढ़ चुका है. इसका मैप मैं आपको अभी दिखाता हूं. ये देखिए, पहले का स्टेटस बिफोर J&K इट वाज वन सिंगल स्टेट. नाउ देयर आर 2 यूनियन टेरिटरीज, J&K एंड लद्दाख, राइट? सो that's it in this video and is in this chapter also. अब हम कंक्लूजन अगर करें तो हमारा जो इंडियन फेडरलिज्म या फेडरल स्ट्रक्चर है वो एक रेनबो की तरह है, हम ये कह सकते हैं, जिसमें बहुत अलग अलग रंग हैं, लेकिन वो रेनबो तभी कंप्लीट होता है जब सारे रंग एक साथ जुड़ जाते हैं. उनमें जब हार्मनी होती है, हार्मोनियसली एक साथ जुड़ जाते हैं. हमारा जो पूरा का पूरा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का हमने इसको बना के रखा है? हमने वो इस तरह का बना के रखा है कि हमारी जो इंडियन यूनियन है या जो हमारी इंडियन नेशन है वो वहाँ पर सभी स्टेट्स को या सभी लैंग्वेजेस को इक्वल इंपॉर्टेंस मिले, सभी कल्चर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिले, सभी रीजन्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिले, सबको अपने अपने मैटर्स को इंडिपेंडेंटली हैंडल करने की फ्रीडम मिले, बट वहाँ तक जहाँ तक कि वो कंट्री की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी के साथ डिस्टर्बेंस या कोई ऑब्स्ट्रक्शन उसके रास्ते में पैदा नहीं करते. तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस अगर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी मैटर हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट अपनी इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकती है. बट व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, उस वक्त ये ज़रूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट या अप्रूवल ली जाए. और इसीलिए हमारा स्ट्रक्चर जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर इस तरह से यूनिकली डिज़ाइन किया गया है. थैंक यू सो मच. आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.